तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में, हमने महसूस किया था किस तरह से एक जो इंसान होता है, हेल्दी ह्यूमन होता है, वो अपने हर एक ब्रीथिंग के दौरान 500 ml ऑफ एयर यानी कि 1 टाइडल वॉल्यूम इनहेल करता है, जिसमें से 350 ml ही वो एयर होता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंच पाता है, आपके एल्वेओलाई तक पहुंच पाता है। बाकी का 150 ml जो एयर है वो आपके कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है, ताकि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आपके कंडक्टिंग जोन को डैमेज होने से, कलेप्स होने से, पिचकने से किया जा सके, बचाया जा सके। और इसी के साथ हमने समझा था जो कि एक इंसान ने जो एयर इनहेल किया वो 500 ml था नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, लेकिन उसके एल्वेओलाई तक डिफ्यूज़न के लिए 350 ml ही अवेलेबल हो पाए। इसीलिए दो किस्म के वेंटिलेशन को हमने डिफ़ाइन किया। एक था पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि 1 मिनट में एक इंसान कितना एयर इनहेल करता है या फिर एक्सहेल कर देता है, और दूसरा था एल्वेओलर वेंटिलेशन, यानी कि 1 मिनट में उसके एल्वेओलाई में कितना गैस एक्सचेंज होता है, या तो कैपिलरी में पास हो जाता है या फिर कैपिलरी से निकल जाता है, या रेस्पिरेटरी जोन में एंटर होता है फिर रेस्पिरेटरी जोन से निकल जाता है। तो यही सब चीज़ें हमने अच्छे से समझा था, और इसी के साथ साथ हमने जाना था आखिर रेस्पिरेटरी जो ये स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमेट्री होता है, इसकी सहायता से आप क्यों रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है मेज़र नहीं कर पाएंगे, और ऐसे कैपेसिटीज़ जो कि इस रेजिडुअल वॉल्यूम को कंटेन करते हैं उनको भी आप मेज़र नहीं कर पाएंगे। आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को, आप TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, इन कैपेसिटीज़ को जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम कंटेन करते हैं, इन्हें आप मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में जाना था। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो से ही हम सुनते आए हैं कि जो कैपिलरी होता है और जो एल्वेओलाई होता है उसके एकरस में गैसेज का डिफ्यूज़न होता है। हम सुनते आए हैं कि जो सेल्स होते हैं और जो कैपिलरी होता है उसके बीच में भी गैसेज का डिफ्यूज़न होता है। तो ये कैसे होता है ये, और कौन सा वो फैक्टर होता है जो कि इस डिफ्यूज़न के लिए जिम्मेवार होता है, जानेंगे इन्हीं चीज़ों को हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक फिगर बना रखा है, और यहाँ पर लिख रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज दो जगह होता है, एक होता है आपके एल्वेओलाई और कैपिलरी के बीच में, और दूसरा होता है आपके बॉडी टिश्यू और कैपिलरी के बीच में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। अब हमें ये मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% के अमाउंट में मौजूद है। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% के अमाउंट में ही मौजूद है। और हमने ये भी अच्छे से समझा है केमिस्ट्री में और जाना है कि एक कंटेनर में या फिर एक एक जो है रूम में, एक वेसल में कितना कौन सा गैस मौजूद है, बस उसी हिसाब से, उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो जैसा कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ही मौजूद है, इसका पार्शियल प्रेशर सिर्फ 0.3 mm ऑफ Hg है। इसका PCO2 0.3 mm ऑफ Hg है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है 21% मौजूद होता है, इसीलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर है बढ़कर 159 mm ऑफ Hg के हिसाब से जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है। यानी कि वो जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, उसमें जो है 159 mm ऑफ Hg के लिए तो सिर्फ यही ऑक्सीजन जिम्मेवार होता है, और 0.3 mm ऑफ Hg के लिए जो है कौन जिम्मेवार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार होता है। अब यहाँ आप देखिए एल्वेओलाई को,
जब एक इंसान एयर को इनहेल करता है यानी कि एयर को ब्रीथ इन करता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पास करते हुए जैसे कि सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से वेस्टिबुले को पास करते हुए, यानी वेस्टिबुले वो रीजन जहाँ पर आपका स्किन में एयर मौजूद होता है नाक के अंदर, तो वो वेस्टिबुले को पास करते हुए नज़ल कैविटी से होते हुए इंटरनल नोस्ट्रिल को पास करते हुए फैरिंग्स से आपका जो है एपिग्लोटिस को पास करते हुए, यानी कि जब एपिग्लोटिस खुलेगा तो उसे पास करते हुए आपके ग्लोटिस में यानी कि ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से पास करते हुए ब्रोंकस से पास करते हुए फाइनली जो है आपके रेस्पिरेटरी जोन में भी कहाँ तक पहुँचेगा, एल्वेओलस तक पहुँचेगा, एल्वेओलाई तक पहुँचेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वही ऑक्सीजन जिसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 mmHg था, वही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एल्वेओलस में कितना है, 104 mmHg ही सिर्फ है। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कम होता है एटमॉस्फेयर के तुलना में, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ ज़्यादा करता है जो है एटमॉस्फेयर के तुलना में। कितना बढ़ गया, 40 mmHg हो गया, कितने से, 0.3 mmHg से। तो जाहिर सी बात है जिसका पार्शियल प्रेशर जिस तरफ कम होता है वो गैस उसी तरफ ही डिफ्यूज़ करके जाता है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई तक पहुंचेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि पार्शियल प्रेशर एल्वेओलाई में ज़्यादा है तो एल्वेओलाई से जो है बाहर की तरफ जाएगा, ना कि एल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो इस तरह से जो एयर आपने इनहेल किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था और जिसमें ऑक्सीजन भी था, मैक्सिममली जो ऑक्सीजन होगा आपके एल्वेओलाई तक पहुँचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पहुँचेगा आपके एल्वेओलाई तक। अब यहाँ तक जानने के बाद अब उसी कंसेप्ट को लगाते हुए पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये कैपिलरी है, कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 45 mmHg आपको नज़र आ रहा है, और जबकि जो एल्वेओलस है, एल्वेओलस में आपको उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg ही नज़र आ रहा है। और ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एल्वेओलस में 104 mmHg नज़र आ रहा है, जबकि कैपिलरी में 40 mmHg ही नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर यानी कैपिलरी की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैपिलरी से किस तरफ, एल्वेओलाई की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आप देखते जाइए, जैसा कि जो ये ब्लड था, जो ये कैपिलरी लेकर आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आया था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है और इसमें ऑक्सीजन आ चुका है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या किया है, इन वेसल्स में काले इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और नीले सिंबल से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में पहुंचेगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पावर कर दिया जाएगा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पावर कर दिया जाएगा। इतना चीज़ आपने समझा। अब यहाँ से एओर्टा में पहुँचेगा, एओर्टा से आपके सिस्टमिक आर्टरीज़ में पहुँचेगा, सिस्टमिक आर्टरीज से ये टिश्यूज़ तक पहुँचते ही जो आर्टरीज़ होते हैं ये और भी ज़्यादा माइन्यूट वेसल्स में यानी कि कैपिलरीज़ में सब डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग जो कैपिलरी है या फिर पहले यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि ये जो सिस्टमिक आर्टरीज़ है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, 95 mmHg है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। यानी कि जब ये ऑक्सीजन इस वेसल में आया, इस ब्लड वेसल में आया यहाँ से, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है कितना रिड्यूस हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg तक आ गया था। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 40 mmHg इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो यही जो आपका जो ये वेसल है ब्लड कैपिलरी, अब जैसा कि आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लगातार देख रहे हैं और ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि टोटली सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ही सिर्फ नहीं होता है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में टोटली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो बहरहाल जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। ये कहाँ की बात हो रहा है, ये सिस्टमिक आर्टरीज़ की बात हो रही है। इसके बाद में आप यहाँ तक जब पहुँचेंगे यानी कि बॉडी टिश्यूज़ तक, सेल्स तक पहुँचेंगे, तो यही जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसके और बॉडी टिश्यूज या फिर कहा जाए सेल्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो ये बॉडी टिश्यूज़ हैं इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है। और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 95 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 ही है। तो 40 जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से निकलकर जो है कैपिलरीज में चला जाएगा और जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन है कैपिलरीज से किस में चला आएगा, बॉडी टिश्यूज़ में चला आएगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड जो एयर है, जो ब्लड है, ये ब्लड जो है कहाँ पर जा रहा है, ये सिस्टमिक वेन इसको कैरी करते लेकर जा रहा है। ये पहले वेनल कैपिलरी है जो कि सिस्टमिक वेन बनाएगा। सिस्टमिक वेन्स में जो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो चुका है और जो ऑक्सीजन है उसका 40 ही है। तो यही जो ब्लड होता है ये आपके सिस्टमिक वेन को पास करते हुए वेना कावा तक पहुंचेगा। वेना कावा आपके राइट ऑरिकल से आपके राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है पावर हो जाएगा। यहाँ से इसे फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ ये पहुँचेगा, ये पंप होने के बाद में एल्वियोलाई यानी कि लंग्स तक पहुँचेगा और आप जैसा कि जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पहुँचेगा। और इसके बाद में यहाँ पर फिर से जैसा कि मैंने बताया था कि 45 mmHg वाला कार्बन डाइऑक्साइड उधर चला जाएगा यानी कि एल्वियोलाई में, और जो 40 mmHg वाला जो ऑक्सीजन है जो कि पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन 104 से इस तरफ कैपिलरी में चला आएगा। तो यही वो खास बातें हैं जो कि आपने देखा। अब यहाँ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आया है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर आप एक्सहेल करेंगे, एक्सपायर करेंगे, इस एक्सपायर एयर का जो कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, चलिए देखते हैं। तो जो एक्सपायर्ड एयर होता है वो 16% होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ अमाउंट में एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सपायर्ड ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, क्योंकि आप एक्सहेल भी तो कर रहे हैं और तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो कि एक्सहेल भी करते हैं। और इस तरह से जो 16% जो ऑक्सीजन है, एक्सपायर्ड ऑक्सीजन है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा 116 mmHg होगा, यानी कि 760 mmHg जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर का, उसमें 116 mmHg तो सिर्फ इस एक्सपायर्ड ऑक्सीजन की वजह से होता है। और जो 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से 32 mmHg क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यही सब चीज़ें थी जो कि आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट था। आपको रिकल सिर्फ इतना करना है, कंक्लूड इतना करना है, जैसा कि इसमें जो ये आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ कैसे सिस्टमिक में क्या कहते हैं आर्टरीज़ में कन्वर्ट हुआ, ऑर्टा से सिस्टमिक आर्टरी बना, उसके बाद में कैपिलरी बनेगा। वो जो आर्टेरियल कैपिलरी है फर्दर टिश्यूज़ से पास करते हुए या फिर क्या कहते हैं उसे, आपका जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को पास करते हुए अब वो किस तरह से आर्टेरियल वेन में कन्वर्ट हो गया और वेन्स में जाकर सिस्टमिक वेन्स में खुलेगा, उसके बाद में वेना कावा में खुलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो आपने यहाँ पर जाना किस तरह से किस पोजीशन पे किस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होता है, आपने ये अच्छे से समझा। और जहाँ जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से वो जिस तरफ उसका कम होगा उस तरफ वो बढ़ जाएगा, इस चीज़ को भी आपने जाना। तो यही जो बेसिक कंसेप्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के दौरान मददगार साबित होता है और इसी तरह से जो है गैसेज का एक्सचेंज हो पाता है बॉडी टिश्यूज़ और कैपिलरीज़ के बीच में और जो आपका लंग्स या फिर एल्वियोलाई है कैपिलरीज़ के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जो कुछ भी चीज़ें समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपने ज़रूर जाना होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इसी तरह से 1 by 1 करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।